हाँ, आज अपन काव्यखंड का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, सहर्ष स्वीकारा है। गजानन माधव मुक्तिबोध इसके राइटर हैं, लेखक हैं। और काव्यखंड का चैप्टर नंबर 5 अपना ये इसकी व्याख्या वाला पोर्शन आज अपन कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही बड़े ध्यान से आपको समझना है इसको कि गजानन माधव मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि सहर्ष स्वीकारा का मतलब है कि लाइफ में जो भी मिला है, सुख दुख गरीबी अमीरी जो भी मिली है, उसको सहर्ष स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि उसका विरोध किया, नहीं, उसको स्वीकार किया है। और लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए कि जो भी मिला है ठीक है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी चाहिए, वो बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें क्या है। पहला जो काव्यांश वो ये है कि ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी हैं, उसको सहर्ष स्वीकार किया है, स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें भी प्यारा है, तुम्हें भी। ये अपने बहन के लिए कह सकते हो, अपनी प्रिय के लिए कह सकते हो, प्रियतमा के लिए कह सकते हो, माँ के लिए कह सकते हो, किसी के लिए भी कह सकते हो। इसलिए जो कुछ भी है वो मुझे, वो तुम्हें भी प्यारा है। गर्बिली का मतलब गर्व से भरी हुई, गरीबी। तभी तो मैं कहता हूँ कि गरीब घर में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब घर में मर जाना, मतलब उस गरीबी में मर जाना, वो बुरी बात है। कि इसका मतलब ये है कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। तो गर्बिली का मतलब गर्व से भरी, कोई बात नहीं, बिल्कुल गरीब है तो क्या हुआ, गर्व से भरी हुई गरीबी है। ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह है, भीतर की सरिता, मतलब जानते हो नदियां हैं, नदी का मतलब वो पर्यायवाची होता है, अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है, मतलब मौलिक का मतलब बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक का मतलब टकटकी का वर्ड आगे बता दूंगा, संवेदन तुम्हारा है। ये काव्यांश है। और पहली बात तो ये कि इस काव्यांश की पहचान तो मैं ट्रिक बना दूंगा, जैसे मैंने आपको इंग्लिश के अंदर ट्रिक बना के दी है ज़बरदस्त तरीके से। वैसे जिस दिन ये पूरा चैप्टर, इसके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं कुछ ट्रिक्स बना दूंगा जिससे आपको इसके आराम से पहचान कर लोगे कि ये प्रस्तुत काव्यांश के कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्यांश कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये तो खैर सहर्ष स्वीकार तो वही। और कविता सहर्ष स्वीकारा ऐसे लिया गया है। इसमें कवि ने जीवन की सभी स्थितियों का, यहाँ तक तो सेम रहेगा अपने, ये हर बारी सेम रहेगा हर काव्यांश में, जैसे कि अपनी हैबिट है, आदत है, उसे अकॉर्डिंग अपन शानदार नोट्स बनाते हैं। ये अपनी लाइन फिक्स रहेगी, रटने की जरूरत नहीं, आराम से याद कर लो। और इसके बाद में इस पूरे काव्यांश में क्या लिखा गया है, इसमें कवि ने जीवन की सभी स्थितियों को सहर्ष स्वीकारने की बात कही है। बस ये एक एक लाइन जोड़नी होती है, बाकी सेम में व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ये कि कवि मुक्तिबोध अपने रहस्यमय प्रिय को, रहस्यमय प्रिय का मतलब पता नहीं कौन है प्रिय, वो प्रिय अपनी माँ हो सकती है, अपनी उसकी कोई मतलब जो प्रियतमा है, वाइफ होने वाली, या हो सकती है बहन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बस रहस्यमय है। रहस्यमय क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ कि कौन प्रिय। रहस्यमय प्रिय को संबोधित कर कहते हैं कि हे प्रिय, हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख उपलब्धियाँ या कमजोरियाँ, सफलताएँ हैं, मैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। क्यों करता हूँ? मैंने इन्हें इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इन्हें तुमने प्रेम पूर्वक अपना माना है। तभी तो कहा ना, जब यहाँ लिखा हुआ है कि इसलिए जो कुछ मेरा है तुम्हें प्यारा है, वो तुम्हें प्यारा है, इसका मतलब तुमने भी इसको अपनाया, इसलिए मुझे भी प्यारा, कोई टेंशन नहीं है। ये सब तुम्हें भी अति प्रिय हैं या तुम्हें भी प्यारा है। मैं निर्धन होते हुए भी, मैं गरीब होते हुए भी, क्या लिखा है ना उसमें, गर्बिली, गर्बिली का मतलब गर्व से भरी हुई। तो मैं निर्धन होते हुए भी आत्मगौरव की भावना, जीवन की गहरी अनुभूतियाँ, मेरे सब विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे अंतःकरण में प्रवाहित भावनाओं की नदी, सरिता का मतलब नदी, और मेरे अन्य नए नए रूप एवं चेष्टाएं सब मौलिक हैं, मौलिक हैं। देखा था अपन ने सब, ये जितनी बातें, ये देखो यहीं से लिखी है, कोई मन से कुछ भी नहीं है। विचार वैभव, अनुभव, दृढ़ता, भीतर की नदियाँ, सरिता, अभिनव, सब कुछ वहीं से उठा के लिखा है। ये सब कोई मन से नहीं लिखे हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं होता है काव्यांश की व्याख्या करना, बड़ा ईजी है। बस थोड़ा सा कुछ शब्दों को अपने ओन वर्ड्स में जोड़ना होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सब मौलिक हैं, यूनिक हैं। और इनकी मौलिकता क्यों है? इनकी मौलिकता कारण ये है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत चेतना है, गतिशील प्रेरणा अनुभूतियाँ हैं, उन सब में तुम्हारी संवेदना प्रेरणा भी काम कर रही है। तुम्हारी भी संवेदना, तुम्हारे भी इमोशंस इसमें काम कर रहे हैं। विशेष में क्या लिखेंगे कि कवि ने अपने अंतःकरण यानी कि अंदर की भावना या प्रवृत्तियों, गहन अनुभूतियों को मौलिक बताया है। किन किन को मौलिक बताया है? अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ और गहन अनुभूतियों, इनको मौलिक बताया, यूनिक बताया है।
तत्सम और तद्भव शब्द इसके अंदर प्रयोग है। ये कंपटीशन वाले चैनल को बता दूंगा कि कौन से तत्सम शब्द होते हैं, कौन से तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम का मतलब संस्कृत वर्ड होते हैं, वो हिंदी वर्ड होते हैं, प्रयोग हुआ है। और अलंकार जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पुनरुक्ति का मतलब है मौलिक है, ऐसे खूब सारे वर्ड हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो गया अपना। सेकंड है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। जितना भी उंडेलता मतलब खाली करना, उंडेलता मतलब जितना भी डालना, खाली करना, उसमें डालना। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जूं धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। मतलब ये पूरा रहस्यमय अपने कुछ प्रिय के लिए कह रहे हैं कवि, पर पता नहीं कौन है, लेकिन ये उसके बारे में ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपना सेम है, यहाँ लिया गया है। इसमें कवि ने बताया कि जितना स्नेह यानी कि प्यार प्रेम अपने प्रिय के प्रति प्रकट करते, उतना ही हृदय में पुनः स्नेह से भर जाता। मतलब बार बार कभी प्यार खत्म ही नहीं होता। जितना ज़्यादा प्यार करते हैं फिर अंदर से प्यार की भावनाएं जागृत होती है। अब है कौन वो नहीं पता। ठीक है, ये चीज़ है। व्याख्या देखते हैं अपन। कवि अपने प्रियजन को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच कैसा गहरा रिश्ता या स्नेह या फिर संबंध है, किस रिश्ते से मैं तुम्हें इतना प्रिय मानता हूँ। ठीक है, ये भी नहीं पता, लेकिन मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं इस स्नेह या प्यार को अपने हृदय से कविता रूपी भाव में जितना व्यक्त करता हूँ, उतना ही मेरा हृदय उस स्नेह और प्यार से फिर से भर जाता है, बार बार भर जाता है। ठीक, कभी खाली नहीं होता। ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना या स्रोत है। जैसे झरना कभी ख़त्म नहीं होता, झरना बहता रहता है, वैसे ही कोई प्रेम का मेरे दिल में, हृदय में कोई झरना हो, जिससे निरंतर स्नेह रूपी जल बहता ही रहता है। तथा इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान रहते हो। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद, ये देखो ये लिखा हुआ है ना कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। ठीक है, कि जिस तरीके से, क्योंकि पूर्णिमा का चांद है वो प्रकाश में ही होता है, तो जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद या चंद्रमा आकाश में रात भर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा मेरे हृदय को अपने आकर्षण से, अट्रैक्शन से प्रकाशित करता रहता है। ये बात साफ साफ उस पैसेज में लिखी हुई है, इजीली अपने ऑनवर्ड्स में लिख दिया। कवि ने अपने और अज्ञात प्रिय, अज्ञात का मतलब अभी नहीं पता कौन प्रियजन है, उसके मध्य अटूट रिश्ता बताया है जो हृदय में स्नेह से पूरित रहता है। मतलब हर बार उसके प्रति प्रेम या स्नेह रहता है। और अप्रस्तुत विधान का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। फिर तीसरा, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, मतलब मुझे कुछ सजा दो कि मैं उसको भूलूं। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अंधकार आसमान अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुव पे जैसे अंधकार रहता है वैसे ही अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित का मतलब चारों ओर उसका आवरण बन जाना, वो आच्छादित का मतलब ढका हुआ, चारों ओर से ढका हुआ, रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता है, पर नहीं सहा जाता। यहाँ तक तो अपना सेम है, से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने प्रिय से निवेदन किया है कि दंड स्वरूप उसे भूलने की सजा दो, मतलब ऐसा कोई दंड दो कि मैं भूल जाऊँ, क्योंकि प्रिय के वियोग से कवि का हृदय जो है वो बिल्कुल व्यथित हो गया है। बहुत ही वो मतलब अकेलापन महसूस कर रहा है। व्याख्या देखो, कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। क्या बात है, तुम खुद ही मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम्हें भूलना हालांकि बहुत बड़ा दंड है, यद्यपि बहुत बड़ा दंड है, हालांकि बहुत बड़ा दंड है, फिर भी मैं इस दंड को झेलना चाहता हूं, क्योंकि मैं रह नहीं सकता इतना परेशान होके। कभी कहता है कि मैं जो ये प्रिय वियोग है, मतलब प्रिय से बिछड़ के, प्रिय से अलग, वियोग का मतलब अलग रहना, बिछड़ना के कारण उससे जीवन में दक्षिण ध्रुव जैसा गहन अंधकार छा जाए। जैसे दक्षिण ध्रुव पर अंधकार रहता है वैसा अंधकार छा जाए। वियोग की काली अमावस्या उसके शरीर पर, मुख पर, हृदय पर छा जाए। ठीक है, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, अलग रहना, भूल जाना। वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेल ले और उसमें नहा ले। ठीक है, कभी कहता है कि मेरा वर्तमान जीवन अपने प्रिय के प्रेम से पूरी तरह गिरा हुआ है, पूरी लाइफ है ना उसमें डूबी हुई है। यद्यपि प्रिय के स्नेह का उजाला अति रमणीय और सौंदर्य युक्त है, हालांकि बहुत ही प्यारा है, उसका याद आना, उसके बारे में सोचना, लेकिन ये उजाला मेरे लिए ऐसा ही नहीं होगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा इतना। उसके बारे में सोचता रहता हूँ लेकिन अब सहन नहीं होता मेरे से, इससे ज़्यादा मुझसे ये सहा नहीं जाता। कवि इसलिए अपने प्रिय से उसे भूलने की बात कहता है। ये बात है,
इसमें वापस विशेष में तो खैर वही लाइन है कि कवि दंड स्वरूप प्रिय को उसे भूलने का दंड मांगता है, क्योंकि अब वो प्रिय जो हैं उस प्रेम का प्रकाश अब उनसे सहन नहीं होता, या वियोग उससे सहन नहीं होता। भाषा जो है भाव अनुरूप सहज और सरल है, जैसा इसकी भाव है उस अकॉर्डिंग ठीक है, ईजी है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का इसके अंदर प्रयोग हुआ है, ठीक है। और बात आती है नंबर 4 की। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती हैं, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, एकदम खो जाऊं, पता नहीं कहाँ हूँ, ऐसा हो जाऊं, ऐसा मुझे दंड दो। यहाँ तक तो सेम है। कवि ने आत्मा के माध्यम से आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। क्या प्रस्तुत की है? कवि कहता है कि मेरे मन में प्रिय की ममता सदा बादलों की भांति मंडराती है। जैसे बादल ऊपर मंडराते रहते हैं, वैसे उसकी प्रिय की मेरे को ममता या फिर याद हमेशा मंडराती रहती है। यही कोमल ममता मेरे हृदय को अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाती है। इस कारण मेरी आत्मा एकदम कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है, इससे मेरा हृदय छटपटाने लगता है, मेरा दिल हृदय छटपटाने लगता है कि यार क्या होगा लाइफ में, पता नहीं आगे, ठीक है। तथा भयानक भविष्य की कल्पना से कांपने लगता है। देखो ये सारी बातें यही है, छाती छटपटाती है, भविष्यता डराती है, मतलब भविष्य में आगे क्या होगा वो डराती है, भविष्य की कल्पना से कांपने लगता है। ऐसे में प्रिय का बहलाना सहलाना, देखो लिखा हुआ है ना, बहलाती सहलाती, बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जतलाना भी मुझसे सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होती। बात एक ही है, यहाँ तक पढ़ लिया, मतलब सेम वही है, थोड़े से ऑनवर्ड्स में लिखना है। मैं संघर्षशील बनना चाहता हूँ, परंतु प्रिय के प्रेम से उत्पन्न अपनी अक्षमता मेरी आत्मा प्रताड़ित करने लगती है। कवि कहते हैं कि अब अतः मुझे दंड दो कि मैं पाताल की गहरी अंधेरी गुफाओं में, ठीक है, तो लिखा ना पाताली अंधेरी गुफाओं, इसका मतलब हो गया पाताल की अंधेरी गुफाओं में, भयंकर सुनसान सुरगों में, ठीक है, विवरों में मतलब भयंकर सुनसान सुरगों में, दम घुटने वाले बादलों में हमेशा के लिए लापता हो जाऊं। देखो धुएं के बादलों का मतलब दम जहाँ घुटता हो बिल्कुल मैं हूँ लापता, मतलब सेम टू सेम वही है, बस कुछ शब्दों का वर्ड का नहीं पता होगा। विवरों का मतलब सुनसान सुरंगें हो गई, गुफाओं में भयंकर सुनसान सुरंगें हो गई, अंधेरी गुफाएं हो गई, इन सब में मैं कहीं खो जाऊं, एकदम लापता हो जाऊं, ऐसा मुझे दंड दो। कभी अपने प्रिय को उसे भूल जाने का दंड मांगता है, क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह सकता। भाषा सरल और सहज है, अनुप्रास व मानवीकरण अलंकार का इसमें भी सेम टू सेम जो पिछले में हुआ था वही प्रयोग हुआ है। फिर देखो लास्ट 5वां, लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वे तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ भी था या जो कुछ भी है उसको मैंने सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वे तुम्हें प्यारा है। तो यहाँ तक तो सेम है। इसमें कवि ने अपने जीवन की सभी स्थितियों की प्रेरणा प्रिय को ही माना है कि जितना भी जो कुछ भी मेरे लाइफ में है, जो भी घटित हुआ है, जो भी होगा, जो भी है दुख दर्द, सब वो तुम्हारी वजह से ही है, मतलब वो सब तुमको ही मान लिया, अपने प्रिय को ही मान लिया। कवि कहते हैं कि मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल कर अंदर ही गुफाओं में पूर्णतः लापता हो जाऊं। उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि उस दशा में भी मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा। तुम्हारे निश्चल प्रेम की अनुभूतियाँ मुझे वहाँ भी सहारा प्रदान करेगी। कभी कहता है कि मेरे जीवन में जैसी कुछ भी है, जैसी भी मेरी लाइफ है, जैसी मेरी लाइफ कट रही है, मेरी जैसी भी स्थितियाँ हैं, मेरी प्रगति या अवनति हो रही हो या प्रोग्रेस हो रही हो या फिर नुकसान, अवनति का मतलब नुकसान होना हो रही हो, जो भी संभावनाएं अगर कैसी भी है, वे सभी तुम्हारे कारण हैं। तुम्हारे प्रेम का सहारा पाकर मैंने जो कुछ कार्य किए, जो भी सफलताएं अर्जित की, उसे मैंने प्रसन्नता से स्वीकार किया है, इसलिए जो कुछ मेरा है वो तुम्हें भी प्यारा है। ये सब बात है। कवि अपने जीवन की सभी सफलताओं और असफलताओं का श्रेय अपने प्रिय को देता है। भाषा सरल और सुबोध है। तद्भव शब्दों का मतलब मोस्टली हिंदी शब्द, इनमें बेसिकली तद्भव शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। तो इजी सा चैप्टर था। आई थिंक फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे इसमें। 5 काव्यांश अपने पढ़ लिए, 5 की व्याख्या पढ़ ली। अब इसे क्वेश्चन आंसर का एक क्लास और हो जाएगी उसके बाद में। शानदार सा छोटे छोटे चैप्टर है, 1-2 बार मेरे साथ साथ पढ़ लिए तो बहुत ईजिली चैप्टर हो जाएंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को
बड़े ही शानदार धमाकेदार तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल भी ढीले मत पड़ जाना। खूब सारे बच्चे अभी भी ढीले पढ़ रहे हैं, बहुत जने 4 बजे नहीं उठ रहे हैं, तो भाई नुकसान भुगतोगे। वो बच्चे जो भी मेहनत कर रहे हैं, जैसे 10th में करी थी वैसे 12th में कर रहे हैं, उनके ज़रूर 95 प्लस आएंगे। जो भी सो रहे हैं वो सोते रह जाएंगे। कंपटीशन है, जीतना पड़ेगा। 2-3 साल ढंग की जम के मेहनत कर लो, लाइफ बन जाएगी। ठीक है, ओके।